जय हिंद बच्चों। आज की 10वीं कक्षा के लिए कविता है कन्यादान। ये कन्यादान का अर्थ क्या होता है? कन्या का दान अर्थात विवाह, बेटी का विवाह। विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई? वह प्राप्त धातु विवाह शब्द की उत्पत्ति हुई। कवि ने विवाह शब्द शीर्षक न देकर कन्यादान किया है। अब इससे एक प्रश्न बनेगा, कन्या को दान कहना कहाँ तक उचित है? कन्या का दान क्या शीर्षक उचित है? प्रश्न उठ सकता है। दान तो उस भौतिक पदार्थों का किया जाता है, निर्जीव चीज़ों का दान किया जाता है, गिफ्ट जिसको कहते हैं, उपहार। और दान निर्जीव वस्तुओं को करते हैं। कन्या तो सजीव है, बेटी है, आत्मजा है, उसका दान हम कैसे कर सकते हैं? एक बात और, जब किसी चीज़ को हम दान में दे देते हैं किसी को, तो फिर उससे हमारा संबंध सदा के लिए विच्छेद हो जाता है। लेकिन ऐसा बेटी के साथ तो नहीं होता है। कन्यादान के बाद भी बेटी से आत्मीय संबंध होते हैं, माता पिता के लगाव होते हैं, पूर्वत होते हैं, तो दान तो उचित नहीं हुआ। जैसे हमने आपको एक कलम दे दी, कलम दे दी, फिर उस कलम पर मेरा अधिकार नहीं होता है। लेकिन कन्यादान में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम उससे फिर भी आत्मीय संबंध कायम रखते हैं। इस कन्यादान में कवि ने समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो व्याप्त अशिष्टाचार है, उसको व्यक्त किया है। आज की बेटी की माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है, ये प्रमुख बातें इसमें बताई गई हैं। पहले की माँ और आज की माँ, क्या अंतर है? पहले की माँ अपनी बेटी को ससुराल जाते समय क्या समझाती थी, क्या कहती थी? जैसे मान ले हम सीता को ही ले, सीता जिस समय ससुराल जाती है तो उसकी माँ सुने ना, उसे समझाती है, सीख देती है, नारी धर्म का उपदेश देती है। वह सीता को समझाती हुई कहती है कि सास ससुर सब पूजा करी हों। सास ससुर की पूजा करना अर्थात माता पिता की जगह ससुर को ही प्रमुखता देना। पति रुख देख सदा अनुसरियों, पति के रुख को देखकर, पति के मूड को देखकर, उसकी मनस्थिति को भांप कर उसके साथ सदाचरण करना। सीता को माँ ने यह भी समझाया कि आज के बाद तुम्हारा घर यह नहीं रहा। अब ध्यान देंगे, सीता ने इस बात को ध्यान में रखा और जीवन पर्यंत सीता मायके नहीं लौटी। जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। कहाँ से आई थी?
धरती से उत्पन्न हुई थी और धरती में समा गई। बीच में वह जनकपुर नहीं गई। सीता ने अनुसरण किया, माँ का संदेश अपने जीवन पर लागू किया। आज की माँ इसके विपरीत है। आज की माँ आधुनिका को, आधुनिक बेटी को क्रांतिकारी संदेश देती है। इसका संदेश क्रांतिकारी है। इस पूरी कविता में माँ 4 बातें बेटी से कहती हैं और ये 4 बातें ही इस कविता का मुख्य संदेश है। इसके कवि हैं ऋतुराज, आधुनिक काल के सशक्त कवियों में इनका स्थान आता है। कन्यादान कविता में इन्होंने मातृ स्नेह को अधिक स्थान दिया है। माता का बेटी के प्रति जो लगाव होता है, जो उससे आत्मीयता होती है, उतना पिता से नहीं होता है। माँ बेटी से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। माँ अपनी बेटी से और बेटी अपनी माँ से सारी बातें करती है जो वह अपने पिता से नहीं कर सकती। इस कविता में मातृत्व स्नेह को स्थान देते हुए कवि ने पहली पंक्ति में कहा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब सत्य, कितना सत्य था, कितना ओरिजिनल था, कितना प्राकृतिक था, कितना नेचुरल था, कितना स्वाभाविक था। इसका दुख माँ का दुख कि लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसमें एक प्रश्न आता है, इसको हम हल करते चलेंगे। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी होती है? क्यों कहा? जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, माँ ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न है। हाँ, माँ ने इसलिए कहा कि आज तक वह बेटी से अपने सारी बातों के अदला बदली करती थी। वो उसके साथ जुड़ी हुई थी, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। कोई भी बात वह बेटी से नहीं छुपाती थी। अब कोई अब नई बात होगी तो वह किससे कहेगी? कौन होगा सुनने वाला? माँ किससे कहेगी? बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो माँ बेटी से और बेटी माँ से ही कहती। अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया कि माँ बेटी के लिए सब कुछ होती है, बेटी माँ के लिए सब कुछ होती है। अब उससे वह अपनी बात कैसे व्यक्त करेगी, किससे व्यक्त करेगी? यही समस्या है उसके साथ, इसलिए अंतिम पूंजी कहा। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब बुद्धि से परिपक्व, बुद्धि से सयानी नहीं थी। सयानी कहते हैं चतुरा, को चतुर कहा कि नहीं थी अभी चतुरा। फिजिकली वो तो ठीक थी, लेकिन मेंटली वह अपरिपक्व थी। शरीर से तो बढ़ गई थी, कद काठी लंबी हो गई थी, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भोली थी। अभी इतनी भोली सरल थी
कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। सुख का आभास होता था, जैसे बेटी बच्ची गुड्डे गुड़िया का खेल खेलती है, वह यही समझती है कि इसी तरह का उसका जीवन होगा। उसे यह आभास नहीं होता है कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है। सुख का आभास तो होता, तो वो जानती थी कि शादी होती है तो अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, ससुराल में अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, उनका सम्मान करने वाले घर के लोग होते हैं। केवल वह यही जानती थी। वह यह नहीं जानती थी कि वहाँ जाने के बाद कर्तव्य बोध का एहसास भी होना होता है, कर्तव्य भी निभाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, परिवार को सकुशल चलाना भी पड़ता है, परिवार में सारी जिम्मेवारियां झेलनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे धुंधले प्रकाश में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, कम रोशनी में कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो पाता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात पूरे पद्यांश का लब्बोलुभाव यह है कि उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं था। वह इसमें अभी अपरिपक्व थी। वह केवल स्त्री जीवन के परंपरागत जीवन को ही सच्चा मानती थी, लेकिन यह तो इससे अलग होता है। परिवार में जब कोई नई बहू आती है तो उस समय तो सब उसका सम्मान करते हैं, उसे हाथों पर लेते हैं, लेकिन जब उसे फिर गार्हस्थ्य का बोझ संभालना पड़ता है तब उसे पता लगता है कि गृहस्थी क्या है, जीवन क्या है। तब उसे आटा दाल का भाव मालूम होता है। इससे पहले तो वह समझती है गुड्डी गुड़िया का खेल है, विवाह आनंद का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कैसे? तो उदाहरण एक दृष्टांत दिया है धुंधले प्रकाश, उस पाठिका की जो धुंधले प्रकाश में उसको समझ नहीं सके। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगली कक्षा में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।